गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे डी ब्रोई हाइपोथेसिस, जिसके अंतर्गत उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था या जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी उसको हमने समझ लिया था। अगर सिंगल लाइनर में शब्द कहा जाए तो ये हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, यह ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अर्थात जो कण है उसकी भी आपकी क्या होती है, कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति होती है। जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था वो आया था लैम्बडा इजिकल टू एच अपॉन पी, या इसको आपने लिखा था लैम्बडा इजिकल टू एच अपॉन एम वी फॉर ए मूविंग पार्टिकल्स। और वहाँ उस लेक्चर में एक चीज़ बताना भूल गया था, जो ये मास था आपका वो एक सिंपल मास नहीं था, वो मास कैसा था, रिलेटिविस्टिक मास था। इसको आप नोट कीजिएगा। एम जो था वो था एम जीरो अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप कहते हो रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है ना, अपेक्स की द्रव्यमान जो होता है वो था। अब हम इसमें कुछ मैथमेटिकल चीज़ें उनको हम समझते हैं। देखिए, जब हम इस टॉपिक के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे तब हम दो प्रकार के केस कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, दो प्रकार के केस कैसे कौन से कंसिडर करेंगे? एक तो हम करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक केस। कैसा करेंगे? नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और एक आप करोगे रिलेटिविस्टिक केस। और मैं ये मान सकता हूँ या मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो अभी भी बता दूंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। रिलेटिविटी आप फर्स्ट ईयर में जो आपका मैकेनिक्स की बुक थी उसमें जब आपने STR पढ़ा था तो वहाँ पर ये शब्द आ रहे थे, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। तो आपेक्षिकता क्या होती है, अनआपेक्षिकता क्या होती है, वहाँ पर आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, तो उनमें क्या बेसिक डिफरेंस था वो सारी चीज़ें वहाँ थी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इनको अगर सिंपली समझना हो तब क्या होता है, ये जुड़े हुए हैं आपके वेग से। अगर कोई भी कण है उसका जो वेग है वह अगर c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, ठीक है ना, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, आपका, हमारा, बस का, ट्रेन का, जो भी चीज़ें उनका वेग, ठीक है ना, वो c से बहुत कम है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तब आपका जो केस होता है वो होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस या अनआपेक्षिकीय स्थिति। और उस स्थिति में जो आपका विराम द्रव्यमान होता है, अब देखो v अगर बहुत छोटा है, c बहुत ज़्यादा है, तो ये पद क्या हो जाए, एक की तुलना में नगण्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये m इजिकल टू एम जीरो रहेगा। तो डेली रूटीन में आपकी रिलेटिविस्टिक मास काम में नहीं आता। ठीक है ना, वो आपका जो विराम द्रव्यमान होता है वही आपका रियल द्रव्यमान होता है। लेकिन जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल या ऐसी स्थिति में जाओ जहां पर v जो है, v यहां पर हम क्या लिखेंगे, v इज कंपेरेबल टू c या v इज नियरली इक्वल टू c। यानी जब किसी कण का वेग c के लगभग बराबर हो, उसके बराबर तो नहीं, लगभग बराबर हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि उसके वेग को c की तुलना में आप नगण्य मान के नहीं छोड़ सकते हो, तो वो जो स्थिति होती है वो होती है आपके रिलेटिविस्टिक केस या रिलेटिविटी की स्थिति होती है, अपेक्षिकता की स्थिति होती है। और उस स्थिति में जो द्रव्यमान होता है वो आपका सिंपल m जीरो नहीं होता, वो क्या होता है, m जीरो अपॉन अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप कहोगे रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू अपॉन एम वी या लैम्बडा इक्वल टू अपॉन पी, तब न्यूमेरिकल्स में आपको इन दोनों केस का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, एक एक चीज बिल्कुल हम डिटेल में यहाँ लिखते हुए करेंगे और एक एक न्यूमेरिकल को हाथ से करेंगे बिल्कुल यहाँ पूरा, और बिल्कुल बताऊंगा कब रिलेटिविटी केस काम में लेना है, कब नॉन रिलेटिविस्टिक केस काम में लेना है। तो ये दो चीजें हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अब कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं, ये भी थोड़ी देर बाद आएगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए, जो आपकी किसी भी कण की गतिज ऊर्जा होती है, मैं क्या लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, उसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं के से डिनोट कर रहा हूं, के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। और बेसिकली अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो एक तरह से नॉन रिलेटिविस्टिक केस की है। ठीक है ना, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो एक तरह से नॉन रिलेटिविस्टिक केस की है। अभी उसको हम लिस्टिंग कर लेंगे। तो एक मैं अगर नीचे इस तरह से करता हूं, ऊपर m और नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये क्या बन गया, देखो 2m और ऊपर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, और m v क्या होता है आपका p, तो ये क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना, आप इसको k भी लिख सकते हो और इसको e भी लिख सकते हो। चलो मैं एक बार इसको e लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। e है क्या, गतिज ऊर्जा ही है। तो यहाँ से आपकी फॉर्मूला क्या आ गया, p इजिकल टू रूट 2 me।
तो जो आपका लैम्बडा है वो क्या हो जाएगा h/√2me। तो ये फॉर्मूला भी आप जनरली काम में लेते हो, लेकिन ये आप आगे लिखना, E क्या है आपका गतिज ऊर्जा है, E क्या है गतिज ऊर्जा, ठीक है। E क्या है गतिज ऊर्जा इस केस में, क्योंकि हम E को क्या ले रहे हैं गतिज ऊर्जा ले रहे हैं। वैसे E क्या होता है आपकी टोटल एनर्जी होती है। अभी आगे टोटल एनर्जी भी आएगी, वो किस तरह से होगी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक चीज को आप समझिए, कण की गतिज ऊर्जा है तो P=√2me, तो λ=h/√2me। ये हम बात कर रहे हैं सिंपली किसके लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए बात कर रहे हैं। तो कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा है कि मान लो कोई कण है वो इतनी गतिज ऊर्जा से, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो उस कण से सब तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालिए, तो उस कण का द्रव्यमान आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा आपको दे रखी होगी, h आपको पता है, तो आप आराम से लैम्बडा निकाल सकते हो। लेकिन ये कब है, जब वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि दिए गए क्वेश्चन में वो रिलेटिविस्टिक केस कहाँ में लेना है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहाँ में लेना है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये किस चीज के लिए, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब एक फॉर्मूला हम और निकाल करके लाते हैं, एक ही चीज को आप आराम से नोट कीजिए। अभी हम नॉन रिलेटिविस्टिक पर ही आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आपके और पूछी जाती है, वो फॉर्मूला, वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को हम नोट करते हैं। वो टॉपिक है आपका डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। किसी आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, वो किस प्रकार आप निकालते हो। कोई आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इस प्रकार के कोई आवेशित कण है, या कोई भी कण है जिसको आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, कोई भी कण हो सकता है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपके क्या हो गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा दिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और यहाँ पर कोई कण है, तो क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, उसमें गति होगी। अब मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक है ना, जिस मान लो आपने प्रोटॉन ले लिया जिसका क्यू आवेश है, पॉजिटिव चार्ज कोई क्यू ले लिया, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, इधर धकेलेगा, क्यू इसको इधर खींचेगा, तो इसमें क्या आएगी, जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि प्लस इसको इधर धकेल रहा है, माइनस इसको खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो इस कण की गतिज ऊर्जा को आप कैसे लिख सकते हो, आप जानते हो, इस कण की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका आप क्या लिखते हो, Q/V। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। Q/V क्या है, किसी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो अब इस आवेशित कण के लिए लैम्बडा आप क्या लिखोगे, h/√2me की जगह हो जाएगा QV। तो ये फॉर्मूला भी काफी बार काम में आता है, ठीक है ना। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा कि किसी आवेशित कण जिसका विराम द्रव्यमान m0 है, उसका आवेश q है, और यदि उसे उसके आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, तो उस कण की गतिज ऊर्जा को आप कैसे लिख सकते हो, E = Q/V। तो उस कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, लैम्बडा = h/√2m/QV। तो ये फॉर्मूला भी काम में आता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर आपको 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आवेशित कण की जगह अगर आप काम में लो इलेक्ट्रॉन, क्या काम में लो, इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोए वेवलेंथ को ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, डी ब्रोए वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप क्या लिखोगे, 9.1 × 10⁻31 kg। Q क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जैसे आप इस फॉर्मूला में H का, M का, Q का मान रखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। एज इट इज आपको याद रखना है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। सीधा ही इलेक्ट्रॉन वाला जब भी आएगा आपको देगा कि इतने वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो सीधा आपको ये मान रखने की जरूरत नहीं है। इनको जब आप रख करके पूरा सॉल्व करोगे तो 12.27 एंगस्ट्रॉम में आएगा। याद रखिए आंसर किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। सीधा V का मान रखिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पूरा निकालने का तो तरीका होगा, या फॉर्मूला लिखोगे फिर H M Q के मान रख करके ये लास्ट में मिलाओगे। मैंने सीधा लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसी प्रकार से अगर आपको प्रोटॉन का पूछें तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्रोटॉन का आप खुद निकालना कितना आ रहा है, और न्यूट्रॉन का भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी, आप तो केवल प्रोटॉन का निकालिए, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन का निकाल के देखना वो कितना आ रहा है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो ये भी एक टॉपिक था, डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, किस प्रकार से आप रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक को अलग करोगे
और फिर अगर नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए तो आपको सिंपली पता है, जो √2mE फॉर्मूला आप काम में ले लोगे, लेकिन रिलेटिविस्टिक के लिए आप क्या फॉर्मूला काम में लोगे उसको आप समझिए, और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक का पता लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो होगी आपकी एक तो रेस्ट मास एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो। कैसे लगाओगे अभी उसको देखते हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक बार रिलेटिविस्टिक केस को, ठीक है ना। रिलेटिविस्टिक केस, तो जब आप रिलेटिविटी पढ़ते हो तो वहाँ पर एनर्जी के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता है। एक तो रिलेटिविस्टिक जब आप केस पढ़ते हो तो एनर्जी को सिंपली क्या लिखते हो, mc² लिखते हो, नहीं लिखते हो। जहाँ पर आपका m क्या होता है, m होता है m0/√1 - c²। एक आप एनर्जी का फॉर्मूला ये भी लिखते हो, ये सब नोट करते रहिएगा आप साथ साथ। E² = p² c² प्लस m0² c4, ये भी आप लिखते हो। एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हो, जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर होती है। सारे एक ही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है सब अलग अलग है, इन तीनों एक ही फॉर्मूला है। E = mc² भी वही है, E² = p² c² प्लस m0² c4 वो भी सेम ही है, और E जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 c²। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये सब रिलेटिविटी की हम बात समझ रहे हैं, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है। तो जब आप रिलेटिविटी की बात करोगे तब एनर्जी आपको इस तरह से लिखनी होगी। तो इस रिलेटिविस्टिक केस के लिए अगर आपको डी ब्रोई वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो वो आप कैसे करोगे, इसको आप देखिए। आप क्या जानते हो, लैम्बडा = h/p जानते हो। अब p का मान आप कहाँ से लाओगे, इन दोनों फॉर्मूले से हम p का एक मान निकाल करके लाते हैं। कैसे लाओगे, इन दोनों फॉर्मूले से। आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस E की जगह मैं अगर ये मान लिखूँ तो देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप देखिएगा ध्यान से, p² c² प्लस m0² c4 और E²। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2abc, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक में सिंपली k लिख रहा हूँ, तो k² प्लस m0² c4 प्लस 2k m0 c², यही बनेगा। ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके p² क्या आ गया, k² प्लस 2k m0 c²/c²। और अगर आपको p चाहिए तो ये हो जाएगा √, ये p है। अब इस p को आप क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तब आपके एक्सप्रेशन क्या आएगा, आप देखना, लैम्बडा = h/√, ये c² नीचे से ऊपर चला जाएगा और रूट के बाहर आएगा तो c² का c हो जाएगा, तो ये sc। एक में k कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, k प्लस 2 m0 c²। ये एक्सप्रेशन बन गया, इस k को मैंने कॉमन ले लिया तो ये k और 2 m0 c²। तो ये फॉर्मूला आपका एज इट इज पूछ देता है, लैम्बडा = sc/√k प्लस k प्लस 2 m0 c²। ऐसे पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। वहां पर आपको वो रिलेटिविटी और नॉन रिलेटिविटी की बात नहीं करेगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए होगा। तो जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस आएगा तब आपके ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब आप समझोगे कैसे कि कोई भी केस या कोई भी न्यूमेरिकल, आपके न्यूमेरिकल में तो क्या दिया हुआ होगा कि एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि ये केस रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो उसको पता लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ये किसके लिए लिखा हमने, रिलेटिविस्टिक केस के लिए लिखा है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब वो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन में उसको पता लगाओगे, बस, ठीक है ना। वो बस उस ट्रिक को आपको नोट करना है। वो ट्रिक आपके कहाँ काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बीएससी एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछते हैं तो उसको सॉल्व करने में काम आती है। तो देखिए, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो यदि आपकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा के लगभग बराबर हो तो ये जो केस होता है वो केस आपका कैसा होता है, रिलेटिविस्टिक केस होता है। कैसा केस होता है, रिलेटिविस्टिक केस होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। लेकिन यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो विराम द्रव्यमान ऊर्जा से बहुत कम हो तो वो जो केस होता है वो होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस,
ठीक है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। बस ये दो चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बहुत काम आती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी इज कंपेरेबल टू विराम द्रव्यमान ऊर्जा m0c², तो वो रिलेटिविस्टिक केस, और जब बहुत छोटी होती है काइनेटिक एनर्जी तो वो कैसे हो जाएगी, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब ये कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह से आपको पता चलेगा, वो अभी हम थोड़ी देर बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिल्कुल 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी टॉपिक को मैं इस तरह से बीच में नहीं छोड़ूंगा ताकि आपका लिंक टूट जाए। हम पूरा एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो मैं पूरा बोर्ड पर करके बताऊंगा। तो अभी हम कुछ 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। उस न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा केस रिलेटिविस्टिक है, कौन सा नॉन रिलेटिविस्टिक है, और कौन सा फॉर्मूला आपको काम में लेना है। याद क्या रखोगे आप, जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करोगे तब आप सिंपली फॉर्मूला काम में लोगे लैम्बडा √2me वाला, ठीक है ना। और ये ई आपकी क्या होगी, ये ई आपकी होगी गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा ई क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और जब आप रिलेटिविस्टिक केस की बात करोगे तब लैम्बडा काम में लोगे hc/√k और k + 2m0c²। ये फॉर्मूला आप काम में लोगे, याद रखना, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इनका आप एप्लीकेशन पार्ट भी समझ जाओगे। तो इस लेक्चर को तो हम यही रोकेंगे क्योंकि लेक्चर फिर न्यूमेरिकल बड़े हो जाएंगे। तो इसमें आपने जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस थी उसके अंतर्गत जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ फॉर्मूले हैं और रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक जो केस हैं उनको आराम से और अच्छे से समझ लिया है। और एक टॉपिक जो इसके अंतर्गत कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड हो रहा है या त्वरित है, तो उसके लिए आप डी ब्रोई हाइपोथेसिस डी ब्रोई वेवलेंथ किस प्रकार से लिखोगे वो भी आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको निकाल करके बता दी थी, वो कितनी आई थी 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए आपका होमवर्क है तो आप उसको कीजिएगा, ओके। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।